Good evening, dear candidates. I couldn't post this video because my Wi-Fi was not working. And why my Wi-Fi was not working? I am from चरखी दादरी. तो यहाँ जितना भी अतिक्रमण है वो सारा हटाया जा रहा है और उस अतिक्रमण के कारण जो सारा हमारा वाईफाई की केबल वगैरह थी वो सब भी साथ में टूट गई थी. तो आई एम सॉरी, आई एम लेट बिकॉज ऑफ दिस. चलो, विदाउट वेस्टिंग द टाइम and being genuine, I am going to introduce you the next tragedy of William Shakespeare, that is Julius Caesar. So dear candidates, Julius Caesar की जो पूरी ट्रेजेडी है वो ऐसा बोला क्या जाता है, रियलिटी है कि दिस इज द शॉर्टेस्ट प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. सो इफ इंस्टेड ऑफ राइटिंग जूलियस सीजर द क्वेश्चन कम्स कि जो सबसे छोटा आपका प्ले है, जो सबसे छोटी ट्रेजेडी जो है उसके बारे में एक्सप्लेन करो, तो आपको पता होना चाहिए कि इट्स नन अदर देन द फेमस ड्रामा जूलियस सीजर. इसको ड्रामा नहीं बल्कि इसको प्ले बोलते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है. राइट. अब मैं आपको आगे पढ़ाऊँ उससे पहले बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं जूलियस सीजर की ना रॉन्ग स्पेलिंग लिखते हैं. तो अभी आगे पढ़ाने से पहले आप लोग ना जूलियस सीजर स्पेलिंग को अच्छे से याद करें. अब देखो जुल, ठीक है, जुल जुल आपको याद रहेगा और IUS, ठीक है, जुल ES, जूली अस, हम जॉली जॉली रहते हैं, है ना. तो आई साउंड जो आती है लास्ट में, आपको इस तरह से स्पेलिंग याद रखनी है. जुलाई से भी आप याद रख सकते हैं, जुलाई अस, है ना, जुलाई अस. मैं जुलाई बॉर्न हूँ तो इस तरह से मैंने ये स्पेलिंग याद रखी है कि जूली की जगह पे आप इसको जुलाई बोलें क्योंकि जुल JULI, ठीक है, जुलाई अस. तो इससे आपकी स्पेलिंग रॉन्ग नहीं होगी. फिर सीजर वर्ड की स्पेलिंग में बहुत सारे कैंडिडेट्स मिस्टेक करते हैं. बेटा ये जो सब्जेक्टिव एग्जाम है ना, यहाँ आप मिस्टेक देखो, ऐसा बोलते ज़रूर हैं कि ना कोई भी नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो फेमस नेम्स अगर आप इनमें स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो एग्जामिनर का माथा बिल्कुल ठनकेगा. एंड यू नो द लैंग्वेज टीचर्स आर ओनली देयर टू पॉइंट आउट द स्पेलिंग मिस्टेक्स, राइट. तो अब सीजर की आप स्पेलिंग में कहाँ कन्फ्यूजन होता है? कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे. अब ये कन्फ्यूजन क्या होता है आप बिल्कुल ध्यान रखें, एक ए पहले आता है या ई पहले आता है. तो इस फॉर्मेशन से आप याद रखें CAE फिर SAR, ठीक है, सरस्वती SAR जैसे बनता है. तो CAE, CA से आप याद कर लें, CA हैं कोई तो आप ऐसे याद कर सकते हैं. अदरवाइज मैंने इस ट्रिक से याद किया हुआ है स्पेलिंग को. ए पहले आता है ABCD अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो ए पहले लिखना है फिर ई बाद में लिखना है और फिर बाद में मेरे नाम का SAR. तो मैंने ऐसे याद कर रखा है, तो आप भी चाहें तो ऐसे याद कर, लेकिन स्पेलिंग रॉन्ग नहीं होनी चाहिए. सो दिस इज जूलियस सीजर. आई बिलीव कि आपको स्पेलिंग अच्छे से याद हो गई होगी. नेक्स्ट अबाउट जूलियस सीजर. इन 1599 when William Shakespeare's Julius Caesar was performed at the New Globe Theatre, Elizabeth I was an aged monarch with no legitimate heir. ये बेटा हेयर नहीं बोलते हैं, इसको एयर बोलते हैं, H साइलेंट होता है, एयर. Neither a child of her own nor a named heir. The people of England worried about succession, fully aware of the power struggles that could take place when men vied for the throne of England. They were also aware of the realities of the violence of civil strife. एक्चुअली 1599 में जब विलियम शेक्सपियर ने इसको परफॉर्म किया था पहली बार ग्लोबल थिएटर में, ऐसा बोला जाता है कि ग्लोब थिएटर में पहला जो प्ले परफॉर्म हुआ था वो जूलियस सीजर ही हुआ था, शायद ऐसा बोला जाता है. तो उस टाइम का अगर हम बैकग्राउंड पढ़ें, पॉलिटिकल बैकग्राउंड पढ़ें, तो एलिजाबेथ I उसमें मोनार्क थी, रानी थी, और उनका कोई भी लेजिटिमेट उत्तराधिकारी नहीं था और ना ही उसने किसी और को उत्तराधिकारी बनाया था. तो पूरी जो जनता थी इंग्लैंड की वो इस चीज़ के लिए चिंतित थी कि भाई आगे कौन उत्तराधिकारी बनेगा. और उनको ये भी पता था कि भाई अगर थोड़ा सा भी कुछ हो जाए, वैसे ही आसपास के जो लोग हैं वो इंग्लैंड के सिंहासन को हथियाने की कोशिश करते रहते हैं. और फिर अगर मान लो कोई भी उत्तराधिकारी नहीं हुआ तो किसी भी तरह का गृह युद्ध हो सकता है, सिविल स्ट्राइफ होता है, डिस्प्यूट, झगड़ा, लड़ाई, फाइट. जूलियस सीजर वॉज अ रोमन जनरल एंड स्टेट्समैन. और जूलियस सीजर उस टाइम पर एक स्टोरी के अनुसार क्या था, एक रोमन जनरल था और स्टेट्समैन था. अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट
ट्रायम्वायरेट। अब ट्रायम्वायरेट क्या होता है ये आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आप जूलियस सीजर की जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो आप ये वाली चीज़ ज़रूर मेंशन करेंगे। वायरेट का मीनिंग क्या होता है? अ ट्रायरार्की। अब जैसे एक बंदा चलाता है तो हम उसको मोनार्की बोलते हैं, है ना। तो वैसे तीन अगर शासन चलाते हैं, तीन लोग मिलकर शासन चलाते हैं तो उसको ट्रायम्वायरेट बोला जाएगा या ट्रायरार्की बोला जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि तीन इंडिविजुअल्स हैं जो इक्वली इम्पॉर्टेंट और वो तीनों मिलके शासन कर रहे हैं, है ना। तो ये उस टाइम पर क्या था, जूलियस सीजर रोमन बेटा जो रोम था पहले कभी, तो रोम काफ़ी बड़ा एरिया था। अभी जो आज के टाइम में आप रोम पढ़ते हैं वो रोम नहीं था, पहले जूलियस सीजर के टाइम का जो ऐसा माना जाता है कि उस टाइम में रोम जो है काफ़ी बड़ा था। तो उस टाइम पर रोम में तीन लोग मिलकर शासन कर रहे थे, एक तो सीजर, एक पोम्पे और एक क्रैसस। अब सीजर लेड द रोमन आर्मीज इन द गैलिक वॉर्स बिफोर डिफीटिंग हिज पॉलिटिकल राइवल पोम्पी इन अ सिविल वॉर एंड सब्सिक्वेंटली बिकेम डिक्टेटर फ्रॉम 49 BC until his assassination in 44 BC। तो सीजर जैसे अब ये तीनों एक साथ शासन चला रहे हैं, है ना, और साथ में इनके पास एक काफ़ी सारे कर्टियर्स भी हैं जो इन लोगों को साथ में हेल्प कर रहे हैं। सीनेट, कर्टियर्स नहीं बोलेंगे, सॉरी सीनेट बोलेंगे। सीनेट एक तरह से जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट है उसी को आप वहाँ सीनेट बोलेंगे। तो इनके साथ में सीनेट जो है वो साथ में पूरा एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, पहले रोम क्या था ना, जिस टाइम पर ये ट्रायरार्की थी तो उस टाइम पर एक रोम को रोम नहीं बोलते थे, रोम रिपब्लिक बोलते थे, ठीक है। तो अब रोम रिपब्लिक है और उसको चलाने वाले कौन से लोग, वहाँ पे 3 PM कौन से हो गए एक तरह से अगर हम बात करें तो ये तीनों थे। तो उसी टाइम पर ना गैलिक वॉर शुरू हो जाते हैं। गैलिक वॉर शुरू होते हैं तो गैलिक वॉर से पहले ही क्या करता है जूलियस सीजर, इसका जो एनिमी था, एनिमी बोले हैं, राइवलरी, एनिमी नहीं बोल सकते हम, राइवल बोल सकते हैं, इसका जो प्रतिद्वंदी था पोम्पे उसको भी हरा देता है सिविल वॉर में। और इस तरह से फिर वो ज़्यादा मतलब हाईलाइट हो जाता है, वो सभी लोगों के पास ऐसे। अभी अगर हम इजराइल की बात करें तो कौन ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, नेतान्याहू हाईलाइट हो रहा है। अब यूक्रेन वॉर चल रहा है तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो ज़्यादा हाईलाइट हुए थे यूक्रेन वॉर में। तो इसी तरह से उस टाइम पर जो सिविल वॉर, गैलिक वॉर्स जो हुए, एक तो उसमें जीत गया सीजर और उससे पहले उसने पोम्पे को भी सिविल वॉर में हरा दिया। तो इस तरह से ज़्यादा डंका किसका बज रहा था उस टाइम में, जूलियस सीजर का बज रहा था। एंड सब्सिक्वेंटली बिकेम डिक्टेटर, और ऐसा बोला जाता है कि उसके बाद वो डिक्टेटर बन गया। प्ले में आप प्ले पढ़ के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप जूलियस सीजर को एक डिक्टेटर बोलना चाहते हैं या नहीं बोलना चाहते हैं। ये दोनों ही चीज़ें सही भी हैं। जैसे जूलियस सीजर का जो क्वेश्चन आता है ना वो एक जस्ट ट्रेजेडी के रूप में नहीं आता। जूलियस सीजर में कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जूलियस सीजर इज़ अ डिक्टेटर जस्टिफाई। अगर आपको लगता है कि उसको डिक्टेटर बोल भी सकते हैं तो आपको बोलने वाली बात तो लिखनी ही लिखनी, लेकिन साथ में जब भी ऐसा कोई चीज़ आती है ना जो कॉन्ट्राडिक्टरी होती है तो वहाँ आप एक दो तरह से आंसर्स बनाए, मतलब आपके आंसर में के 2 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट में तो आप जो स्टेटमेंट है उसको यस करते हुए बोलेंगे और दूसरा जो पार्ट है उसमें आप उसको नो करते हुए बोलेंगे, क्योंकि जूलियस सीजर में ना ये दोनों ही चीज़ें, जूलियस सीजर को आप डिक्टेटर बोल भी सकते हैं और आप जूलियस सीजर को डिक्टेटर नहीं भी बोल सकते हैं। तो यहाँ डिक्टेटर से मतलब है कि पहले 3 लोगों का शासन था, फिर बाद में अकेले एक का आ गया और उसको राजा बनाया नहीं, क्योंकि उस टाइम पर तो रिपब्लिकन रोमन था तो राजा बना नहीं सकते, क्योंकि मोनार्की वहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी ऑलमोस्ट। तो अदरवाइज क्या होता है, अगर एक कोई चला रहा होता है शासन तो उसको राजा बोला जाता है। तो अब कहीं ना कहीं अब आके आप पढ़ेंगे कि भाई कैसे उसको राजा बनाने की बात हुई या नहीं हुई, या फिर राजा नहीं था तो फिर एक तरह से वो डिक्टेटर की तरह यूज़ होने लग गया, मतलब एक डिक्टेटर मानने लगे सीनेट के लोग उसे, ठीक है। जूलियस सीजर टेल्स द स्टोरी ऑफ हाउ द रोमन रिपब्लिक केम टू इट्स एंड। At the beginning of the play, the Republican mode of government is under serious threat, since Julius Caesar is ruling as a dictator and may soon be crowned as a king. In fact, the Republic doesn't dissolve with Caesar's coronation. Coronation means होता है जब हम किसी को राजा बनाते हैं या फिर क्या बोलते हैं उसको, जो क्राउन जो होता है उसको हम मतलब राज्याभिषेक, हिंदी में राज्याभिषेक बोलेंगे, बट रेदर विद हिज मर्डर। अब क्या जूलियस सीजर मेन हो चुका है
तो लोगों को लग रहा है कि अब एक डिक्टेटर की तरह काम कर रहा है, और ऐसा मानने लग गए कि अभी जल्दी से राजा भी बन जाएगा, इसको क्राउन भी मिल जाएगा। और जो रिपब्लिक है पूरा से जो जो सीनेट है वो पूरे से डिसॉल्व हुई नहीं है। तो सीजर के राज्याभिषेक से पहले ही क्या करते हैं, उसका मर्डर कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो एक हमारी रिपब्लिकन मोड ऑफ गवर्नमेंट है वो एक सीरियस थ्रेट के अंडर है, और जूलियस सीजर को अगर राजा बना दिया तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब देखो इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड में ये भी है आपकी क्या बोलते हैं इसको, संसद भी है और साथ में आपका राजा वाला भी सिस्टम चल रहा है। तो वैसा हो सकता है जूलियस सीजर भी चलाता, लेकिन उससे पहले ही उसको मार दिया गया है। अब पहले आप कैरेक्टर्स सुने क्या क्या हैं। अब देखो मैं आपको जो भी कैरेक्टर्स बताने जा रही हूँ वो सिर्फ स्टोरी को समझने के लिए बताने जा रही हूँ, आपको सारे कैरेक्टर्स के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इससे पहले जो मैंने 3 बताए उनमें से भी सिर्फ आपको एक पॉम्पे का नाम याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको उसने हराया था। आप इंट्रोडक्शन पार्ट में हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि आपको बैकग्राउंड देते समय इंट्रोडक्शन पार्ट में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और कैरेक्टर्स जो भी मैं बता रही हूँ आपको मैं बताते चलूँगी भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये नॉन इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस तरह से समझेंगे। और लेकिन स्टोरी समझने में आपका कैरेक्टर्स का रोल इसलिए इम्पॉर्टेंट, आगे जाके जो मैं एक ब्रीफ समरी आपको देने वाली हूँ जूलियस सीजर की, तो उसमें आपको फिर समझने में दिक्कत नहीं आएगी, वरना आपको लगेगा ये कौन था, ये बीच में ये कैसे मारा गया, ये फिर उसको किसने बताया। तो आपकी जो क्वेरीज हैं इन कैरेक्टर्स को पढ़ने से क्लियर हो जाएंगी जब आगे मैं स्टोरी बताऊंगी। तो आप सिर्फ इसलिए एक बार इनको सिर्फ सुनते चलें कि वे ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स भी थे। ये जो बिगनिंग के कैरेक्टर्स है फ्लेवियस एंड मारुलस, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है ना। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीजर का जो भी टायरनी चल रही थी है ना, तो उसके अगेंस्ट हैं ये लोग भी है ना। अब एक बार आप सुने, फ्लेवियस एंड मारुलस, दीज आर ट्रिब्यून्स हु विश टू प्रोटेक्ट द प्लेबियंस। प्लेबियंस क्या होता है, प्लेबियंस होते हैं सामान्य व्यक्ति, आम आदमी जिसको हम बोलते हैं कॉमन मैन। तो वो सीजर की जो टायरनी है, सीजर की जो क्रुएल्टी, उससे बचाना चाहते हैं रोम के आम लोगों को। दे ब्रेक अप अ क्राउड ऑफ कॉमनर्स वेटिंग टू विटनेस सीजर्स ट्रायम्फ एंड आर पुट टू साइलेंस ड्यूरिंग द फीस्ट ऑफ लुप्रिकल फॉर रिमूविंग ऑर्नामेंट्स फ्रॉम सीजर्स स्टैचूज। अब क्या है ना कि इन्होंने, सीजर ने क्या है, गैलिक वॉर में जीत के आया है ये, तो लोग क्या कर रहे हैं, उसको बड़ा ही उसके स्टैचू के ऊपर हार पहना रहे हैं, पूरी दावत चल रही है, जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन फ्लेवियस एंड मारुलस इस बात को पसंद नहीं करते हैं, तो वहाँ पे जो क्राउड थी कॉमन लोगों की, उनको भगा देते हैं कि तुम्हें सीजर के ट्रायम्फ पे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और वो फीस्ट कहाँ हो रही थी, वो दावत कहाँ पर हो रही थी, लुप्रिकल। लुप्रिकल वर्ड भी आप अच्छे से याद करेंगे। आप, आई होप सभी के हाथों में पेन और नोटबुक है, और जो ये बेड पे लेटे लेटे सुन रहा है मेरी वीडियो को, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास पेन नोटबुक नहीं है तो लास्ट मोमेंट में आप रिवीजन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपको मैं जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स टर्म्स बताती जा रही हूँ, रिवीजन के टाइम में आपको एकदम से वो पेजेस पलट पलट के अच्छे से समझ में आएगा, अच्छा ये वर्ड्स हैं। क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम पेपर है बेटे, सब्जेक्टिव एग्जाम पेपर में यू हैव टू राइट, आपके पास ये लुप्रिकल वर्ड कहीं पर लिखा नहीं आएगा, उस टाइम पे आपको खुद याद करके याद होगा तो आप लिख पाएंगे, वरना ऐसे ही बोलते रहना हाँ कोई फीस्ट था किसी जगह पे, सम प्लेस वर्ड लिखोगे फिर आप लोग। फिर जूलियस सीजर, ये प्रोटैगनिस्ट हैं। एक्चुअली इस प्ले के ना आप 2 प्रोटैगनिस्ट मान सकते हैं, कुछ क्रिटिक्स 3 प्रोटैगनिस्ट भी मानते हैं, हाँ, बट नेम जूलियस सीजर पे तो हम इनको प्रोटैगनिस्ट डेफिनेटली मानेंगे। जूलियस सीजर अ सक्सेसफुल मिलिट्री लीडर हु वांट्स द क्राउन ऑफ रोम। जूलियस सीजर मिलिट्री लीडर है, उसने अपने जो राइवल्स हैं उनको हरा दिया, पॉम्पी को हरा दिया है। अब सेना वो गैलिक वॉर में भी जीत चुका है, और अब उसके मन में कहीं ना कहीं इच्छा है कि मुझे अब राजा बनना चाहिए। अभी तक रिपब्लिकन रोम है, लेकिन अब मैं राजा बनूंगा। Unfortunately, he is not the man he used to be and is imperious, easily flattered and overly ambitious. He is assassinated midway through the play. Later, his spirit appears to Brutus at Sardis and also at Philippi. अब एक्चुअली क्या है ना कि वो बिगिनिंग में ऐसा नहीं था कि उसके मन में ऐसा आए कि मैं महत्वाकांक्षी नहीं था, वो उसको ये था कि भाई ठीक है मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे वो ओवर फ्लैटर्ड हो जाता है, लोगों की बातों में आ जाता है,
लोग उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं, तो ऐसा होता है ना कि एकदम से तूती बोलने लग जाती है, तो उसकी इतनी तूती बोल रही है, तो वो ऐसा इम्पेरियस भी नहीं होना चाहते कि दूसरों के साथ बैटल करके वो अपना विस्तार करे, दूसरों को कॉलोनी बनाए, ऐसा भी उसका कुछ नहीं है। लेकिन वो उसकी तूती बोलने के बाद उसका जो उसकी जो एम्बिशन है वो हो जाता है कि मुझे भी अब राजा बनना चाहिए, और इसीलिए फिर क्या है कि जब तक वो राजा बन भी नहीं पाता उससे पहले ही उसको मार दिया जाता है। और मारने के बाद क्या होता है, मरने के बाद उसकी जो आत्मा है वो ब्रूटस भी एक कैरेक्टर अभी आगे आपको बताऊंगी, तो ब्रूटस को दिखाई देती है। और ब्रूटस को कहाँ दिखाई देती है, वो सार्डिस और फिलिपी नाम की 2 जगह पे उसको उसकी आत्मा भी दिखाई देती है। अब कैस्का भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर तो अभी तक आप 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स मान के चलें, एक तो जूलियस सीजर मान के चलें, एक कैस्का मान के चले। आप इनको बस सिंपल ट्राइब्यून्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 ट्राइब्यून्स थे जिनको लगता था कि भाई हमें इन दोनों ट्राइब्यून्स का बस यही रोल है कि जब लुपरकल में फिस्ट चल रहा है और लोग जश्न मना रहे हैं सीजर की जीत का, वह उनको चुप करवाता है और वहाँ से भगाता है, उनकी सारी वो है उनको हटाता है और कहता है कि भाई हटाओ यहाँ से, और उसके सारे ऑर्नामेंट्स हटा देते हैं सीजर के जो स्टैचू बना रखा है लोगों ने उसके ऊपर से, क्योंकि उसको लगता है कि सीजर ने स्टैचू इसलिए, जैसे अगर हम अशोक की बात करें या फिर अकबर की, औरंगजेब की कभी बात करें, औरंगजेब की तो नहीं करेंगे, अशोक की ही अगर हम बात करते राजा अशोक की, तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक बोला जाता था। तो अशोक भी अपना पहले ऐसी कलिंग वॉर से पहले सभी से अपनी तूती बनवाता था, सब जगह अपनी चीज़ें लगवा रहा था, तो उसी तरह से उसने भी अपना स्टैचू बनवा रखा था। और लोग इस चीज़ से लोग तो क्या, ये जो ट्राइब्यून्स थे ये नाखुश थे, लेकिन लोग खुश थे। अब फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है कैस्का विटनेस टू सीजर्स अटेम्प्ट्स टू मैनिपुलेट द पीपल ऑफ रोम इनटू ऑफरिंग हिम द क्राउन। ही रिपोर्ट्स द फेल्योर टू ब्रूटस एंड कैशियस। He joins the conspiracy the night before the assassination and is the first conspirator to stab सीजर। अब कैस्का क्या ना, कैस्का का भी थोड़ा थोड़ा जूलियस सीजर में विश्वास है, वो भी उसको मतलब एक्सेप्ट करता है कि हाँ ठीक है ये जो कर रहा है ठीक है, लेकिन बाद में उसको मतलब ये ऐसा लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं कर रहा है, और वो सीजर के जो भी अटेम्प्ट है टू मैनिपुलेट द पीपल ऑफ रोम ताकि उसको क्राउन मिल जाए, ऐसा कैस्का को लगने लगता है। और वो फिर ब्रूटस और कैशियस को बताता भी है कि पता नहीं, मेरे को तो डाउटफुल लगता है कि ये राजा बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है, वो थोड़ा डाउटफुल है। लेकिन बाद में जब पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा होता है उसके मर्डर का, जूलियस सीजर के मर्डर का, तो उस टाइम क्या करता है वो भी रात में उनको ज्वाइन कर लेता है, और वही पहला आदमी है जिसने सीजर को चाकू से घोंपा था। कैलिफोर्निया कौन है? कैलिफोर्निया सीजर की वाइफ है, ठीक है। इसको अच्छे सपना भी आता है, इसको बुरा सपना भी आता है, और ये बड़ी सुपरस्टिशियस लेडी आप बोल सकते हैं, ड्रीम्स के ऊपर विश्वास करने वाली है। तो वो उसको कहती है कि आज तुम ना राजा जी, जूलियस सीजर जी, आज तुम घर पर ही रहो, अपने पैलेस पर ही रहो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अननेचुरल होने वाला है। पिछली रात मुझे बड़ा एक ऐसा ड्रीम आया जो मेरे को प्रोफेस कर रहा था, मुझे बता रहा है, कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि तुम मारे जाओगे। और मैंने क्या देखा है सपने में कि तुम्हारी बॉडी पड़ी है और उसमें रोम के लोग उसके तुम्हारे खून से अपने हाथ धो रहे हैं, तो ये गलत है, ऐसा वो बताती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, तुम मत जाओ। लेकिन देखते हैं आगे कि क्या किया जाता है, फिर सीजर बात मानता है नहीं मानता है, आप स्टोरी में पढ़ेंगे। मार्कस एंटोनियस, अब मार्कस एंटोनियस वर्ड को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप मार्क एंटनी वर्ड यूज़ करें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये एंटनी जो है वो कंप्लीटली जूलियस सीजर के फेवर में है। ये जूलियस सीजर के फेवर में क्यों है? क्योंकि ये एक तरह से आप बोलो उसका फ्लैटरर है, उसका चमचा है, और उसकी सारी बातों में हाँ मिलाने वाला है। साथ में क्या है, ये बहुत ही बड़ा अच्छा वक्ता है। अगर हम बात करें इनकी हिटलर की, तो हिटलर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या मानी जाती थी? हिटलर की सबसे बड़ी क्वालिटी, ही वॉज अ वेरी नाइस ऑरेटर, है ना, बहुत अच्छा वक्ता था। तो वैसे ही एंटनी जो है वो भी बहुत अच्छा वक्ता है। तो पहले आप ऐसा देखेंगे कि कॉन्फिडेंट, ये देखो बेटे, इस कॉन्फिडेंट वर्ड 2 वर्ड्स होते हैं, तो DENT होता है यहाँ पर और एक DANT। तो DANT का मतलब होता है लॉयल, वफादार, सहयोगी, अच्छा, सपोर्टिव जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले तो ये दिखाई देता है कि बड़ा ही सहयोगी है और इनका
सहयोगी है और पूरी तरह से सीजर को फॉलो कर रहा है। एंड ही ऑफर सीजर अ क्राउन ड्यूरिंग द फीस्ट ऑफ ल्यूप्रिकल, और वो ल्यूप्रिकल का जब दावत चल रही होती तो उस टाइम सीजर को क्राउन भी ऑफर करता है। बट लेकिन उसकी ना एक रेपुटेशन है, पूरी उसकी आम जनता में ना एक रेपुटेशन है। कुछ आपने ऐसे ना पॉलिटिकल लोग देखे होंगे जो ना वैसे तो बड़े ऐसे बोलते हैं ऐसे होना चाहिए वैसे होना, जब उनके सिर पे पड़ती है ना वो फिर एकदम से अपनी बातें बदल लेते हैं, वो खुल के सामने नहीं बोलते हैं पॉलिटिकल प्रेशर के कारण। तो थोड़ा थोड़ा सा एंटनी भी आपको ऐसा लगेगा, एंटनी जब सीजर को मार दिया जाता है उसको लगता है कहीं मुझे भी ना मार, लेकिन उसके वो एक अच्छा ऑरेटर तो वो सारी बात जनता के सामने ज़रूर रखता है, ठीक है। तो एंड ही ऑफर सीजर अ क्राउन ड्यूरिंग द फीस्ट ऑफ लुप्रिकल। He has a reputation for sensuous living, but he is also militarily accomplished, politically shrewd and skilled at oration. एक मिलिट्री पर्सन भी है। He is able to dupe Brutus into allowing him to speak at Caesar's funeral, and by his funeral oration to excite the crowd to rebellion. He is one of the triumvirs, and he had Octavius defeat Brutus and Cassius at Philippi. अब क्या है ना, अब देखो हर एक बंदा जो है ना, जो भी पॉलिटिक्स में होगा, वो चाहे किसी भी टाइम पे होगा, उसका सबकी महत्वाकांक्षा ये होती है कि भाई मेरा सिक्का चमके, मेरा सिक्का चमके, मेरा सिक्का चमके। तो एंटनी भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल श्रूड है, और वो ब्रूटस को फिर कहता है कि मुझे तो कम से कम इसके फंडल पे बोलने के लिए अलाउ करो, मैं इतना अच्छा ऑरेटर हूँ, मैं कोई भी ऐसी बात अगेंस्ट में नहीं बोलूँगा तुम लोगों के, मैं सिर्फ सीजर के बारे में ही बोलूँगा कि भाई ठीक हुआ, इसको ये ठीक मरना ही था, ऐसे करके। तो वो ब्रूटस को मना लेता है, लेकिन वो जब बोलना शुरू करते हैं तो वो इस तरह से आयरनिकल स्टेटमेंट देता है, सारी की सारी बोल कुछ रहा है लेकिन उसका असली मीनिंग कुछ और निकल रहा है। उसके अंदर इतनी अच्छी ऑरेटरी स्किल थी, कोई बोले कि भाई तू क्या बोल रहा है, तो ये प्रूव करे कि भाई मैं तो सही बोल रहा हूँ, इसमें तुमने गलत समझा तो मेरी क्या गलती है। लेकिन उससे क्या ना कि क्राउड सारी एक्साइट हो जाती है, और वो उत्तेजित जो क्राउड है वो एकदम से विद्रोह कर देती है। और जितने भी फिर ये जो सीनेट के लोग थे, जो कॉन्स्पिरेटर्स थे, जिन जिन लोगों ने उसका खून किया था जूलियस सीजर ने, उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। और जब वो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं तो एक तरह से सिविल वॉर छिड़ जाता है। तो उस सिविल वॉर में अब 3 ट्रायम्वीर्स हो जाते हैं। एक तरफ तो वो सारे जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं जिन्होंने खून किया है जूलियस सीजर का, वो हो जाते हैं, और साथ में 3 लोग और मिल जाते हैं। और ये जो तीनों लोग हैं, इनका और इनका हैं तो सारे रोम के ही, तो इनका आपस में एक गृह युद्ध छिड़ जाता है। एंड तो ट्रायम्वीर्स हैं कौन कौन है, ही एंड ऑक्टेवियस डिफीट ब्रूटस एंड कैशियस एट फिलिपी। और ये दोनों मतलब ये और साथ में ऑक्टेवियस जो है उसके साथ मिलके ये फिर आखिर में क्या होता है, ब्रूटस और कैशियस को फिलिपी के युद्ध में हरा देते हैं। अब सूदसेयर को भी आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मान सकते हो, इसको भी आप लिख लें। सूदसेयर क्या है, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो सीजर को बार बार वार्निंग देते, एक तरह से जो प्रोफेसी जो कर भविष्य करता जैसे होते हैं वैसे, कि जो ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ द फीस्ट ऑफ ल्यूप्रिकल टू बिवेयर द आइडीज ऑफ मार्च, ही अगेन वॉन्ट सीजर एज ही एंटर्स द सीनेट हाउस। तो ये सूदसेयर जो है भविष्य करता है, ये ना उसको बोलते हैं कि तुम मार्च के आईडीज से सावधान रहना। अब आईडीज का मतलब क्या होता है, मिड ऑफ मार्च, है ना। तो ये लाइन आप लिख लो, बीवेयर द आईडीज ऑफ मार्च। बीवेयर द आईडी ऑफ मार्च से मतलब है कि मार्च 15, मार्च का जो मिड है, अब मार्च का मिड तो 15 ही हुआ, 15 मार्च को जो है सीजर को का असैसिनेशन हुआ था, तो वो उस चीज़ के लिए उसको बार बार सावधान करता है। और फिर जब सीजर सीनेट हाउस में घुसता है 15 मार्च को, तो उस टाइम भी दोबारा वार्निंग देता है कि तुम्हें मैंने बोला था कि आईडीज ऑफ मार्च से अवेयर रहना, और तुम फिर भी आ गए हो। फिर नेक्स्ट है एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर मार्कस ब्रूटस, ठीक है। मार्कस ब्रूटस क्या है, वैसे तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट है रोम का, बट और ये सेकंड प्रोटेगनिस्ट की अगर हम बात करें ना तो मार्कस ब्रूटस है। आपको मार्कस ब्रूटस याद करने की जरूरत नहीं, आप अकेला ब्रूटस लिख लो। अब ब्रूटस कौन है, ब्रूटस एक ऐसा पैट्रियट है, एक ऐसा बड़ा देशभक्त है कि वो जिसके लिए ना अपने देश से ऊपर कुछ नहीं है। तो एक तरह से हीरो ये भी है इस स्टोरी का, इस प्ले का हीरो ब्रूटस भी है। ब्रूटस को पहले लगता है कि ठीक है जूलियस सीजर ठीक कर रहा है, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, लेकिन जो कॉन्स्पिरेटर है उसको अपने अंदर मिला लेते हैं, क्योंकि कॉन्स्पिरेटर्स को भी पता है कि जब तक
अब जैसे अगर हम आज़ादी के दीवानों की बात करें तो आपके दिमाग में पहला नाम किसका आता है? अगर हम अपने देश की आज़ादी के दीवानों की बात करें तो पहला नाम किसका आता है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इस चीज़ के लिए आप अपने हाथ मत रोकिएगा। आपको ठीक है नहीं पसंद आ रहा है या फिर पसंद आ रहा है, जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन एक मैं आपसे एक ये बात पूछना चाह रही हूँ। मेरे दिमाग में पहला नाम आता है शहीद भगत सिंह जी का। तो अगर मान लो अंग्रेज़ों को कुछ भी इंडिया के खिलाफ करना है और उनको भगत सिंह मिल जाए और भगत सिंह उनके साथ मिल जाए, तो ऑटोमेटिकली पूरी जो भारत की जनता है आज भी ब्रिटिशर्स को सैल्यूट कर रही होती कि नहीं नहीं तुम लोगों ने ठीक किया अगर भगत सिंह उनके, क्योंकि लोगों के रग रग में, लोगों के खून में अगर देशभक्ति की बात करते हैं ना तो भगत सिंह का नाम ज़रूर आता है। 23 साल का नौजवान जिसको फांसी पर लटका दिया गया, वो हंसते हंसते फांसी पर लटक गया। तो मुझे लगता है कि ऐसा बड़ा देशभक्त कोई अपनी इंडियन हिस्ट्री में ना था, है और ना ही शायद आगे होगा, क्योंकि आज के बच्चों में तो मुझे लगता ही नहीं कि कहीं पर देशभक्ति की भावना भी है। वो अपने खुद के काम करने के लिए पंगु हो जाते हैं, पानी पीना है तो किसी का वेट करते हैं। चलिए छोड़िए, ये हमारा मैटर नहीं है। तो हम बात कर रहे थे ब्रूटस की। तो ब्रूटस बहुत बड़ा देशभक्त है, वो रोम के लिए कुछ भी कर सकता है और लोग उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं उसके अच्छे स्वभाव के कारण। लेकिन वो भी इवेंचुअली टाइम के साथ उनका जो षड्यंत्र है जूलियस सीजर को मारने का, उसको ज्वाइन कर लेता है। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि लोग उसको कन्विंस करते हैं, उसको डर लगता है कि कल को कहीं जूलियस सीजर एक टायरेंट किंग ना बन जाए, एक क्रूअल किंग ना बन जाए। और इसीलिए उसका जो आदर्शवाद है वो उसको कहता है कि भाई ठीक है कि चलो ऐसा जो भी, और वो एक पुअर जजमेंट ले लेता है अपने दिमाग में कि भाई हाँ जूलियस सीजर तो आगे जाके बड़ा ही डिक्टेटर बन जाएगा और इससे बेटर ये है कि मैं इसको मारने में जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनकी मदद करूं। और फिर बाद में जब वो उसको मार देता है, गृह युद्ध छिड़ जाता है, तो ब्रूटस और कॉन्स्पिरेटर्स जो हैं वो, और मैंने पीछे की स्लाइड में जो आपको बताया था एंटनी और ऑक्टेवियस, ठीक है, इन दोनों के बीच में 2 युद्ध होते हैं। पहला जो युद्ध होता है ना उसमें तो ब्रूटस क्या होता है, ऑक्टेवियस की फोर्सेस को हरा देता है। पहला जो युद्ध होता है उसमें तो ब्रूटस ऑक्टेवियस की सेना को हरा देता है, ठीक है। और पहला युद्ध कहाँ हुआ था? फिलिपी में ही हुआ था। लेकिन जो सेकंड युद्ध जो होता है वहाँ पर उसको लगता है कि अब मेरी हार होने वाली है, और वही चंद्रशेखर आज़ाद वाली फीलिंग थी कि अंग्रेज़ों के हाथों पकड़े जाने से बेटर है कि मैं अपने आप को खुद को गोली मार लूँ। और उसने वो सुसाइड कर लिया और वो नहीं चाहता था कि वो इनका प्रिजनर बने, ठीक है। वो बहुत बड़ा देशभक्त है, आज भी रोम में ब्रूटस को बहुत ज़्यादा माना जाता है। फिर आता है कैशियस। अब कैशियस कौन है? अब कैशियस बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। कॉन्स्पिरेटर्स की जब बात आएगी ना तो आपको कैशियस बड़ा ध्यान रखना है कि हाँ अच्छा कॉन्स्पिरेटर की बात आई तो मुझे कैशियस एंड अदर कॉन्स्पिरेटर आंसर में लिख सकता हूँ। कैशियस एक्चुअली ब्रूटस का ब्रदर इन लॉ है, उसका साला है, और उसको पूरा आइडिया है कि भी ह्यूमन नेचर क्या, तो बड़ा अच्छा साइकोलॉजिस्ट है ना। तो इसलिए कैशियस क्या करता है, एक पूरा कॉन्स्पिरेसी सीजर के अगेंस्ट अरेंज करता है और उसका मेन जिम्मेदार किसको बना देता है? ब्रूटस को। और वो ब्रूटस के साथ बड़ा ही पैशनेट आर्ग्यूमेंट करता है, उसका मतलब दिमाग चेंज करने के लिए वो उसके साथ बड़ा ही पैशनेट आर्ग्यूमेंट करता है और बड़ी ही चालाकी से ना वो ऐसे झूठे, फॉर्ज मीन्स होता है झूठे लेटर्स उसके सामने रख देता है, जिससे ये उस ब्रूटस को यकीन हो जाता है कि हाँ सीजर क्या है, आगे जाके देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा और ये बहुत बड़ा डिक्टेटर बन जाएगा। वो आर्ग्यू भी करता है प्ले में एंटनी के साथ कि एंटनी को भी साथ में मार देना चाहिए सीजर के साथ में, लेकिन ब्रूटस इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट नहीं करता है ना। फिर बाद में वो ब्रूटस से तब भी झगड़ा करता है। झगड़ा क्या करता है? एक आर्ग्यूमेंट करता है कि एंटनी अब ठीक है सीजर के साथ इसको नहीं मारा, इसको जिंदा छोड़ दिया, तो कम से कम एंटनी को इसके फनरल में तो बोलने की इजाज़त मत दो। लेकिन वो भी ब्रूटस नहीं मानता। एंड दैट Cassius and Brutus should not fight at Philippi, but he eventually defers to Brutus in each instance. He is defeated by Antony at the first battle of Philippi, and he commits suicide when he mistakenly believes that Brutus has been defeated. और जब युद्ध शुरू होता है इन दोनों के बीच में तो तब भी कैशियस ये बोलता है कि तुम ऐसा करो
कि जो युद्ध है ना फिलिपी में नहीं करेंगे, वहाँ पर हमारी सेना कमज़ोर हो सकती है, बल्कि हम ना युद्ध दूसरी जगह पे करेंगे। लेकिन वहाँ पर भी नहीं मानता है ब्रूटस उसकी बात को। तो ब्रूटस और उसका मतलब साले जीजा साले का वैसे भी थोड़ा बहुत वाद विवाद हमारे सभी सभी जगह होता रहता है, तो आप इस बात से भी ध्यान रखें। लेकिन दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े यारी भी वही होते हैं ना, सबसे बड़े दोस्त भी वही होते हैं। तो ब्रूटस और कैशियस बहुत अच्छे यारी भी थे, एक दूसरे के दोस्त भी थे, और साथ में ये क्या है, इनका आपस में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स भी होता रहता था। और जब फर्स्ट वॉर ख़त्म होता है तो उसको वो सुसाइड कर लेता है। उसको लगता है कि फर्स्ट वॉर में ब्रूटस मारा गया, उसको ऐसे मिसकम्युनिकेशन होता है, वो मिस्टेकनली बिलीव कर लेता है। तो वो भी क्योंकि अपने देखो जीजा के मरने पर उसको भी बड़ा दुख होता है, और वो भी इसी उसमें सुसाइड कर लेता है। अब आता है सिसेरो। सिसेरो क्या है, इज़ अ सीनेटर। सीनेटर बेटा आप ऐसे मान के चलो जैसे अपने यहाँ संसद है वैसे ही वहाँ के लोग हैं, है ना। एंड अ फेमस orator of Rome. He is calm and philosophical when he meets the excited Casca during the night of pretentious tumult preceding the day of assassination. The triumvirs have him put to death. अब सिसरो कह रहे हैं ये भी बड़ा अच्छा ऑरेटर है, ये भी सेनेटर है, लेकिन ये शांत रहने वाला, बड़ा फिलोसफिकल है। और जब कैस्का उसको बोलता है ना कि आज रात तो बहुत बढ़िया ऐसे पंगा होगा और इसको मारे जाने वाला है, और जब उसको ये बात पता चल जाती है तो वो एकदम से उस बात को पीने की कोशिश करता है, और जो ट्रायम्विर्स थे वो उसको बाद में मार भी देते हैं, है ना। सिन्ना, द कॉन्स्पिरेटर हु अर्जेस कैशियस टू ब्रिंग नोबल ब्रूटस इनटू द कॉन्स्पिरेसी, ही असिस्ट बाय प्लेसिंग सम ऑफ कैशियस फोर्ज्ड लेटर्स वेयर ब्रूटस विल डिस्कवर देम। अब सिन्ना भी एक कॉन्स्पिरेटर है ना। तो आप कैशियस जो है उसको याद रखेंगे कॉन्स्पिरेटर के नाम में, और ब्रूटस को कॉन्स्पिरेटर नहीं बोलेंगे, एक पैट्रियट बोल सकते हैं आप, लेकिन हाँ कॉन्स्पिरेसी में वो भी शामिल हो गया था। तो आपको सारे नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप कैशियस का नाम याद रखो, कैशियस इंपॉर्टेंट है। सिसरो भी कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं, आप इसका नाम याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर सिन्ना, कैशियस और सिन्ना इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। कैशियस और जो सिन्ना है, सिन्ना भी एक कॉन्स्पिरेटर है, और वो कैशियस को रिक्वेस्ट करता है कि तुम जो नोबल ब्रूटस है उसको कॉन्स्पिरेसी में लेके आओ। तो सबसे पहले दिमाग में ना ब्रूटस के कैशियस के दिमाग में कौन डालता है ये चीज़, सिन्ना डालता है। तो सिन्ना की बात के कारण क्या है, ब्रूटस उनके साथ उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल होता है, और वही सारे जो झूठे लेटर्स हैं उनको अरेंज करता है ताकि ब्रूटस उन सब चीज़ों को देखे और पाले, ठीक है। अब लूसियस कौन है, लूसियस ब्रूटस का यंग सर्वेंट है। एक सेकेंड, तो अभी हम आगे बात करते हैं सिसरो की, ये मैंने आपको बता दिया है, सिन्ना भी हो गया है हमारा। अब लूसियस क्या, ब्रूटस का यंग सर्वेंट है। फिर नेक्स्ट आता है डेशियस ब्रूटस। अब डेशियस ब्रूटस क्या है, the conspirator who persuades Caesars to attend the Senate on the day of the Ides of March by fabricating a flattering interpretation of California's portentous dream and by telling Caesar that the Senate intends to crown him king. अब ये जो डैशियस है ना, ब्रूटस वर्ड चाहे बेशक हटा दो इससे क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ब्रूटस तो एक ही मान करो, ये एक्चुअली ब्रूटस के ही फैमिली से है तो इसलिए इसके पीछे सरनेम ब्रूटस लगा हुआ है। तो जो डैशियस है ना, डैशियस क्या करता है, वो भी एक कॉन्स्पिरेटर है, और जब वो राजा को इसको जूलियस सीजर को बुलाने के लिए जाता है तो वो कहता है कि आज नहीं आ पाऊंगा। कैलिफोर्निया भी मना करते कि नहीं मेरे को बुरा सपना आया। कहते ये कुछ नहीं है, ये आइडीज ऑफ मार्च 15 मार्च का तो बहुत दिन पहले से हमने प्लान कर रखा था। क्यों प्लान कर रहा था, क्योंकि सीनेट का ये विचार है कि आज हम तुम्हें राजा बना देंगे ऑफिशियली और तुम्हें क्राउन देंगे, तुम्हें पूरा जो मुकुट है वो तुम्हें देंगे। तो इस तरह से डैशियस भी उस चीज़ को उनको मनाने की कोशिश करता है। तो डैशियस, सिन्ना, कैशियस, ये तीनों नाम याद कर लो आप, जब ब्रूटस और ब्रूटस चौथा हो जाएगा, ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, डैशियस, कैशियस, सिन्ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है मेटलस सिम्बर, द कॉन्स्पिरेटर हु अट्रैक्ट सीजर्स अटेंशन बाय रिक्वेस्टिंग दैट हिज ब्रदर्स बैनिशमेंट बाय be repealed, allowing
Caesar's attention by requesting that his brother's banishment be repealed, allowing the assassins to surround Caesar's and thereby giving Casca the opportunity to stab him from behind. अब एक्चुअली क्या है ना, ये मैटलस सिम्बर जो है, आप मैटलस नाम भी अकेला याद रख सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, प्लीज़ इसको भी आप याद रखें। तो बस आप ये मान के चलो कि ये और एक आगे एक और कैरेक्टर आएगा, बस आपको इतना ही याद रखना है। मैटलस सिम्बर कौन था? ये भी एक कॉन्स्पिरेटर था एक्चुअली। ये ना सीजर का ध्यान, जैसे वो सीनेट में पहुंचते तो वो सीजर का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ पर था, और उसके सामने ऐसा कुछ करता है कि जूलियस सीजर, तुमने मेरे भाई का जो बैनिशमेंट कर रखा है, उसको देश निकाला कर रखा है, अपनी इस एक्शन को वापस ले लो, अपनी इस सज़ा को वापस ले लो। और इस तरह से वो उसको बातों में ध्यान भटका के, और कैस्का जो था, मैंने देखो आपको पीछे बताया था कि कैस्का जो है सबसे पहले चाकू वही घूमता है ना, तो कैस्का को एक मौका दे देता ताकि पीठ पीछे आके उसको पीठ से उसके वार कर सके, चाकू मार सके। Trebonius is the first of the conspirators to second Brutus' argument that Antony be spared. Trebonius lures Antony out of the Senate house so that the other conspirators can kill Caesar without having to fear Antony's intervention. Consequently, he is the only conspirator who does not actually stab Caesar. अब ट्रेबिनस कौन है? ट्रेबिनस आप मान के चले एक ऐसा कॉन्स्पिरेटर है, जब अब इसको मारेंगे, जूलियस सीजर को मारेंगे, उन्होंने पूरा षड्यंत्र रच रखा है और एंटनी को उसमें इन्वॉल्व नहीं कर रखा, क्योंकि एंटनी को पता चलने का मतलब है कि जूलियस सीजर को पता चल जाएगा। तो ट्रेबोनियस क्या करता है, उसको उनको मारने से पहले, जूलियस सीजर को मारने से पहले उसको बाहर ले जाता है, ठीक है, उस सीनेट से बाहर ले जाता है, और अंदर जूलियस सीजर का कत्लेआम चल रहा है और वो उसको बाहर लेके चला गया, उसको बहला फुसला के, आ जाए यार दोस्त, बाहर की ठंडी हवा खाते हैं, मस्त करते हैं, ऐसा करके वो एंटनी को बाहर ले जाता है बहाने से। और जब वो एंटनी को बहाने से बाहर ले जाता है तो अंदर वाले जितने भी कॉन्स्पिरेटर थे उन सब ने उसको चाकुओं से गोद डाला है जूलियस सीजर को, लेकिन ट्रेबोनियस बाहर है तो ट्रेबोनियस के हाथों में खून नहीं लगा हुआ। तो एक तरह से ट्रेबोनियस जो है उसने प्रैक्टिकली नहीं मारा है, लेकिन वो भी एक कॉन्स्पिरेटर तो था ही। पोर्शिया कौन है? वो ब्रूटस की वाइफ है और मार्कस कैटो की वाइफ की बेटी है, यानी कि मार्कस कैटो कौन हो गया? कैटो हो गया कैशियस और पोर्शिया का पिता, क्योंकि वो दोनों भाई बहन हैं। शी आर्ग्यूज दैट दोज फैमिलियल रिलेशनशिप्स मेक हर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कंसील ब्रूटस सीक्रेट्स, but on the morning of the assassination she is extremely agitated by the fear that she will reveal what Brutus has told her. She commits suicide when she realizes that her husband's fortunes are doomed. अब क्या है ना, पोर्शिया ब्रूटस की वाइफ है और फिर रात में ब्रूटस उसको बताता है कि ऐसे ऐसे प्लान किया गया, जूलियस सीजर को हम मारने वाले हैं, मैं और तेरा भाई दोनों मिलके, मैं और जीजा साला, हम इसको अगले दिन ख़त्म कर देंगे 15 मार्च को, आईडीस ऑफ मार्च को। तो पोर्शिया ये उसको सामने पूरा ऐसा बोलते, चिंता मत करो, मैं ब्रूटस की हर बात को पूरी तरह से हजम कर सकती हूँ। लेकिन अगले दिन वो बड़ी एजिटेट हो जाती है, वो बड़ी नर्वस हो जाती है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसको लगता है कि जूलियस सीजर को मार दिया तो उसके हस्बैंड के सारा फॉर्चून जो है वो सब प्रलय आ जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। और ये सोच के वो क्या है, वो बड़ी वीक लेडी है, एक तरह से इमोशनली वीक लेडी, और वो अपने आपको सुसाइड कर लेती है। Publius कौन है? एक elderly senator है who arrives with the conspirators to escort Caesar to the capital. He is stunned as he witnesses the assassination. Brutus sends him out to tell the citizens that no one else will be harmed. अब Publius कौन है? वो एक्चुअली कॉन्स्पिरेटर ही है। कैसे कॉन्स्पिरेटर है? जब उस जूलियस सीजर को मार देते वो अंदर आता है तो वो ऐसे खून देख के बड़ा घबरा जाता है। तब ब्रूटस उसका कहते तेरे को घबराने की ज़रूरत नहीं, जाके आम जनता को बोलो बाहर जाओ इससे सेनेट से, और आम जनता को ये बोलो कि हम तुम्हें किसी को भी हार्म नहीं करेंगे। जो सारी जनता बाहर इकट्ठी हो रखी है उनको बोलो कि हम तुम में से किसी को हार्म नहीं करने वाले हैं। तो ये पब्लिस का रोल था। आर्टिमिडोरस, ही गिव्स सीजर अ लेटर एज द एम्परर एंटर्स द कैपिटल. In the letter he lists the conspirators by name and indicates that they intend to kill him, but Caesar does not read it. अब एक्चुअली आर्टिमिडोरस जो था वो उसको कहीं ना कहीं से खबर पता चल जाती है कि आज राजा को मारने वाले हैं, सॉरी जूलियस सीजर को मारने वाले, क्योंकि अभी तक तो राजा तो बना नहीं है ये। तो वो जैसे ही अंदर घुसता है तो चुपके से आके उसके पास से राजा को बोलता है कि ये लो एक लेटर है, तुम इसमें ना तुम्हारे अगेंस्ट कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तुम इसको पढ़ लो। उसने ना वो सारी लिस्ट दे रखी थी कौन कौन से आदमी जो तुम्हें मारने वाले हैं, लेकिन जूलियस सीजर केयरलेस होता है कि मुझे कौन मारने वाला है, वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं देता है और वो उसको पढ़ भी नहीं पाता है। पॉपुलस लीना,
ये सेनेटर वो है जो विश करता है कि हु विशेस कैशियस वेल इन हिज एंटरप्राइज एज सीजर एंटर्स द सेनेट हाउस। दिस कमेंट इंटेंसिफाइड द ड्रामेटिक टेंशन इन द मोमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, आप बस पढ़ लें। सिन्ना द पोएट। अब सिन्ना के ना दो कैरेक्टर हैं। एक सिन्ना कौन सा है, जो वो था कॉन्स्पिरेटर था, ठीक है, और दूसरा सिन्ना कौन है, ये एक पोइट है। तो लोगों को बस ये सुनने में पता चलता है, जैसे एंटनी बोलते हैं ना सिन्ना ने भी मारा है उसको, वो लेटर पढ़ देता है। जो ये पॉपुलस इसने जो लेटर दिया था, आर्टिमिडोरस ने जो लेटर दिया था ना जूलियस सीजर को, उस लेटर को वो जब पढ़ देता है तो उसमें सिन्ना नाम आता है। तो सिन्ना नाम सुन के लोग सोचते हैं कि सिन्ना ये पोइट जो है वही होगा, और वो पोइट को क्या करते हैं, उस पोइट को पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं भीड़ पूरी की पूरी। और बाद में उनको समझ में आता है कि अरे हम तो गलत लोग इंसान को मार रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उसको मार देते, कहते कि तू मरने लायक है क्योंकि तेरी पोइट्री अच्छी नहीं है ना। ऑक्टेवियस सीजर द अडॉप्टेड सन एंड हेयर ऑफ जूलियस सीजर। अब ऑक्टेवियस ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है ना। जूलियस सीजर का भी खुद का कोई बेटा नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो ऑक्टेवियस को अडॉप्ट करता है। तो ऑक्टेवियस और एंटनी ये दोनों मिलके बाद में ब्रूटस और कैशियस के अगेंस्ट युद्ध करते हैं, ठीक है। तो ऑक्टेवियस इसका बेटा है, और ब्रूटस का बेटा कौन है, ब्रूटस का बेटा नहीं है, आप ये ब्रूटस की फैमिली से है डैशियस। तो ऑक्टेवियस सीजर जो है अडॉप्टेड सन है and heir of Julius Caesar. He is one of the triumvirs who rule following the death of Caesar. He and Antony lead the army that defeats Cassius and Brutus at Philippi. तो फिलिपी के सेकेंड वॉर में वो ब्रूटस को हरा देता है। अब एक कैरेक्टर और बचता है, वो है पिंडारस। पिंडारस क्या है, पिंडारस फिलिपी में है। He erroneously tells his master Cassius that the scout Titinus has been captured by the enemy, when the scout has actually been greeted by the victorious forces of Brutus. Thinking that all is lost, Cassius decides to die. He has Pindarus kill him with the same sword that he used to help slay Caesar. Actually Pindarus जो है ना वो क्या है, वो एक मिस न्यूज़ जो मैं आपको बता ना, उसको लगता है कि ब्रूटस मारा गया है, तो वो खबर तो देता है, किसकी देता है कि भाई ये पकड़ा गया, स्काउट टिटिनस जो है उसको पकड़ लिया गया युद्ध में। एंटनी और उसकी सेना ने, एंटनी और ऑक्टेवियस ने टिटिनस को पकड़ लिया है, उनके एनिमी को। हाँ, और ये जो स्काउट है, बट एक्चुअली हुआ क्या था, उल्टा था। उस टाइम पर ब्रूटस जो है वो विक्टोरियस होकर आ रहा था और वो तब उसके साथ में था। तो उसको लगता है कि जब टिटिनस को पकड़ लिया तो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ब्रूटस भी मारा जा चुका होगा, और यही सोच के फिर उस टाइम पर कैशियस वो अपनी आप की मतलब अपने आप का सुसाइड कर लेता है। और जब ये खबर सुनाता है पिंडारस, तो इसीलिए क्या करता है, जो कैशियस है वो पिंडारस को मार भी देता है, और उसी तलवार से मारता है जिससे उसने जूलियस सीजर को मारा था। ये इस पिंडारस का वो है। अब टिटिनस मैंने बताया, ये आप समझ गए होंगे क्या है इसका। मैसाला एक सोल्जर है जो ब्रूटस और कैशियस की आर्मी में सर्व कर रहा है। मैसाला गिव्स इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द एडवांस ऑफ द ट्रायम्विर्स एंड ही रिपोर्ट्स पोर्शियाज डेथ टू ब्रूटस एट सार्डिस। एट फिलिपी ही हियर्स कैशियस कन्फेस दैट ही बिलीव्स इन ओमेंस। लेटर ही डिस्कवर्स कैशियस बॉडी। अब मैसाला भी एक सोल्जर है जो आके बताते हैं भी पोर्शिया मर चुकी है जब वो सार्डिस में युद्ध कर रहे थे। और फिलिपी पे पहुंचने पर भी उसको ये सुनने में आता है कि कैशियस ये स्वीकार करता है कि मुझे भी जो गुड ओमेन और बैड ओमेन, शगुन और अपशगुन जो है उनमें विश्वास होता है। और फिर बाद में कैशियस की भी उसको बॉडी मिलती है। मैसाला को ही सबसे पहले वो, ये सब स्मॉल कैरेक्टर्स है तो आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, बस ये स्टोरी लाइन समझने में आपको हेल्प करेंगे। वारो एंड क्लाडियस सर्वेंट्स ऑफ ब्रूटस हैं ये। दे स्पेंड द नाइट इन हिज टेंट एट सार्डिस। नीदर ऑफ देम ऑब्जर्व्स द गोस्ट ऑफ सीजर दैट अपीयर्स टू ब्रूटस। अब ब्रूटस कहता है कि मैंने ना जूलियस सीजर का भूत देखा है, जूलियस सीजर का भूत देखा है, जब वो सार्डिस में युद्ध कर रहे थे।
तो वहाँ पे उसकी उसी टेंट में वारो और क्लाउडियस भी, कहते हमने तो कोई भूत नहीं देखा। यंग कैटो द सन ऑफ मार्कस कैटो, ये कैटो का सन है। द ब्रदर ऑफ पोर्शिया, पोर्शिया का भी भाई है ये। हाँ, तो भाई बहन कितने हो गए, पोर्शिया हो गई, कैटो हो गया और कैशियस हो गया। द ब्रदर इन लॉ ऑफ ब्रूटस एंड अ सोल्जर इन द आर्मी कमांडेड बाय ब्रूटस एंड कैशियस, ही डाइज ड्यूरिंग द सेकेंड बैटल एट फिलिपी while trying to inspire the army by loudly proclaiming that he is the son of Marcus Cato and that he is still fighting। वो अपने आप में बड़ा ऐसा होता है, जवान खून ज़्यादा जोर उबाले मार रहा था, तो वो युद्ध में पूरा ऐसा जोर लगा रहा है कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, क्योंकि मैं सन मार्कस का बेटा हूँ, पूरी तरह से इंस्पायर कर रहा था। और उसी टाइम वो मारा जाता है, मर जाता है मतलब। स्ट्रेटो द लॉयल servant who holds Brutus' sword so that he may commit suicide, later he becomes a servant to Octavius। स्ट्रेटो भी एक सर्वेंट है ब्रूटस का, और जब ब्रूटस को ये पता चलता है कि भाई अब मैं हार रहा हूँ और मुझे ये लोग पकड़ के ले जाएंगे, तो स्ट्रेटो, जैसे ये जो मूवी थी बाहुबली, उसमें कौन था वो कैरेक्टर का नाम भूल गई मैं तो वो एक उसका जो लॉयल सर्वेंट है उसकी तरह काम करता है, और उसको तलवार देते हैं कि हाँ ये लो, अब आप अपने आप को मार सकते हो। और फिर बाद में वो ऑक्टेवियस का सर्वेंट बन जाता है। तो अब मेन कैरेक्टर्स कौन से, आप सिर्फ इन पे ध्यान दो। देखो मेन कैरेक्टर्स विलियम शेक्सपियर के, जूलियस सीजर के कौन होंगे। एक तो यहाँ पर जूलियस सीजर है डेफिनेटली, ठीक है। जूलियस सीजर की वाइफ कौन है, कैलपुर्निया। अब कैलपुर्निया से कनेक्टेड कौन है, एंटनी, ठीक है। जूलियस सीजर है तो जूलियस सीजर की वाइफ है कैलपुर्निया, और यहाँ पर एंटनी है, ये इसी की साइड का है ना, इसको सपोर्ट कर रहा है। और एंटनी के साथ साथ जूलियस सीजर का बेटा है ऑक्टेवियस। ऑक्टेवियस एक्चुअली एंटनी का बेटा था, ठीक है उसी को अडॉप्ट कर रखा था जूलियस सीजर ने, और ये चीज़ बहुत बाद में रिवील होती है। ये मतलब कुछ और हिस्टोरिकल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे पता चलता है, ऐसा कुछ प्ले में नहीं है। तो ऑक्टेवियस जो है वो जूलियस सीजर और कैलपुर्निया का अडॉप्टेड सन है, और लेपिडस कौन है, एंटनी का सन है। तो इस तरह से ये लोग तो एक पार्टी के हो गए हैं। सूदसेयर कौन हो गया, ये भविष्यवाणी वाला है। और ब्रूटस है, ये ऑनरेबल पर्सन है, एक जस्टिस है, जज है ये। इसकी वाइफ है पोर्शिया, और पोर्शिया के जो भाई हैं वो हैं कैशियस, ठीक है। कैशियस के साथ साथ एक और भी हैं इसके भाई, कैटो यंग कैटो। और कैशियस जो है हेड ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स है। तो कैंडिडेट्स, कैशियस के साथ साथ आप कैस्का का नाम याद रखेंगे, और एक यहाँ पर नहीं लिखा हुआ उसमें आप रखेंगे नाम डेशियस, और एक सिन्ना नाम। ये चार नाम आप कॉन्स्पिरेटर्स में याद रखेंगे, कैशियस, कैस्का, डेशियस और सिन्ना। ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब हम स्टोरी पढ़ेंगे, लेकिन स्टोरी पढ़ने से पहले मैंने डे 1 पर कुछ फेमस कोटेशंस करवाई थी शेक्सपियर की प्ले वाइज, ठीक है। तो उनमें से एक ये जो कोटेशन है, क्योंकि एंटनी ने यहाँ से अपनी पूरी स्पीच स्टार्ट की थी, उसका जो मोनोलॉग था वो यहाँ से स्टार्ट था। फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स, आई कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम, ठीक है। इनसे यहाँ बड़ा ही एक्साइटिंग प्लॉट पॉइंट है शेक्सपियर के प्ले का, तो ये कोटेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये लाइन एंटनी ने बोली थी, ठीक है। और हो सकता है कि आपको कोई ऐसा रेफरेंस आ जाए, ये बहुत ही फेमस लाइंस हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखें, दिमाग में फिट रखें। अब एक क्विक रिवीजन हम करते हैं, पूरी जूलियस सीजर की समरी करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख के दिया है, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। जूलियस सीजर अपने दुश्मन पॉम्पी को हराकर रोम लौट रहे होते हैं उनके साथ उनके दोस्त और मिलिट्री के जनरल ब्रूटस, कैशियस और एंटनी भी होते हैं। जनता की भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ती है। तभी एक भविष्य देखने वाला जूलियस सीजर को चेतावनी देता है कि द आइडीज ऑफ मार्च मत जाना। द आइडीज ऑफ मार्च वो जगह थी जहाँ सीनेट दरबार लगता है, और आइडीज ऑफ मार्च यानी कि 15 मार्च को सीनेट दरबार मत जाना। लेकिन सीजर उसकी चेतावनी पर खास ध्यान नहीं देता है।
इसके बाद कैशियस कुछ और लोगों के साथ मिलकर सीजर को मारने की कॉन्स्पिरेसी रचता है। वो ब्रूटस को भी अपने पक्ष में करने के लिए उससे बात करता है। वह कहता है कि ब्रूटस तो सीजर से कहीं पावरफुल है, फिर भी हर बात का क्रेडिट सीजर को क्यों मिलता है। ऐसा सिर्फ वह ब्रूटस को फुसलाने के लिए कहता है, लेकिन उस समय ब्रूटस सीजर को मारने की कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने से मना कर देता है। वो सीजर को एक अच्छा राजनायक मानता था। इसके बाद कैशियस दूसरी चाल चलता है। वह ब्रूटस के घर फर्जी लेटर्स भिजवाता है। ब्रूटस को लगता है जैसे वो लेटर्स राज्य की जनता ने लिखे हों। लेटर्स में लिखा गया था कि जनता सीजर की नीतियों से नाराज हो रही थी। हालांकि ये सब झूठ था और कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था, लेकिन ऐसे लेटर्स मिलने की वजह से ब्रूटस का सीजर के लिए ओपिनियन बदलने लगता है। उसे संदेह होने लगता है कि कहीं सच में ही तो सीजर को पावर का घमंड नहीं आ गया है। एक दिन जब ब्रूटस और कैशियस बात कर रहे होते हैं, तभी कैस्का नाम का आदमी वहां आता है। वो भी कैशियस से मिला हुआ था। वो बताता है कि एक भाषण के दौरान एंटनी ने सीजर को 3 बार राजा बनने के लिए कहा, लेकिन सीजर ने तीनों बार इस ऑफर को ठुकरा दिया। इससे जनता ने सीजर को बहुत ज़्यादा सराहा, लेकिन जनता की सराहना से सीजर इतना अपसेट हो गया कि उसे दौरा पड़ गया है, उसको हार्ट अटैक आ गया था। दौरा तो एक्चुअली नेचुरल कारणों से पड़ा था, लेकिन कैस्का ने इसे तोड़ मरोड़ कर ऐसे बताया ताकि लगे कि सीजर सच में राजा बनना चाहता है। अब ब्रूटस को लगने लगा कि सच में ही सीजर के मन में सत्ता का लालच था। उसे लगा कि सीजर एक डिक्टेटर बनना चाहता है, जो देश और जनता के लिए बहुत ही घातक हो सकता था। आखिर देश और जनता के हित के लिए वो कैशियस की कॉन्स्पिरेसी को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। कैशियस यह भी कहता है कि सीजर के साथ साथ उसके दोस्त एंटनी को भी मार देंगे, लेकिन ब्रूटस उसके लिए मना करता है और कहता है कि एक साथ 2 लोगों को मरने से जनता उन पर संदेह करेगी। अगले दिन जब सीजर सीनेट की तरफ जाने लगता है तो उसकी पत्नी कैलिफोर्निया उसे आज के दिन सीनेट न जाने के लिए बार बार कहती है। वो कहती है कि उसने सपने में सीजर की मूर्ति को खून से लथपथ देखा है और सारे दरबारी उस खून से अपने हाथ धो रहे थे। लेकिन तभी डैशियस नाम का षड्यंत्रकारी आता है और वो कैलिफोर्निया से कहता है कि उसने अपने सपने का गलत मतलब निकाला है और बताता है कि आज का मामला बहुत ही आवश्यक है और सीजर को उसमें ज़रूर जाना चाहिए। और कैलिफोर्निया को समझा बुझाकर सीजर सीनेट में शामिल होने चला जाता है। सीनेट में कॉन्स्पिरेटर्स एक फेक याचिका सीजर के सामने रखते हैं। वो एक आदमी जिसे देश निकाला दे दिया गया था उसे वापस बुलाने के लिए कहते हैं। सीजर उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देता है, लेकिन ये तो वे लोग पहले से ही जानते थे कि भी सीजर रिजेक्ट करेगा इस बात को। फिर सारे कॉन्स्पिरेटर सीजर के इर्द गिर्द एक सर्कल बनाकर खड़े हो जाते हैं, उसके आगे सम्मान से सिर झुकाते हैं। तभी कैस्का अचानक से चाकू से वार कर देता है और एक एक करके सभी कॉन्स्पिरेटर सीजर को चाकू घोंपते हैं। आखिर में ब्रूटस भी सीजर को चाकू मारता है। अपने दोस्त को दुश्मनों से मिला देखकर सीजर का हौसला टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है और अपने प्राण त्याग देता है। सब कॉन्स्पिरेटर सीजर के खून से अपने हाथों को रंग लेते हैं। इस तरह कैलिफोर्निया का जो बुरा सपना है वो सच हो जाता है। एंटनी को किसी बहाने से बाहर भेजा गया होता है। जब वो वापस आता है तो सीजर के मृत शरीर को देखकर रोता है, लेकिन वो ब्रूटस से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम सबका साथ दूंगा। फिर वो सभी कॉन्स्पिरेटर्स से हाथ मिलाता है और देखता है कि किस किस के हाथ खून से रंगे हैं। एंटनी उनसे पूछता है कि सीजर को क्यों मारा। ब्रूटस कहता है कि फनरल के समय सारी जनता के सामने यह बताया जाएगा, अभी तुम्हें नहीं बता रहा मैं। एंटनी कहता है कि फनरल पर फिर उसे भी बोलने का मौका दिया जाए और ब्रूटस उसे स्वीकार कर लेता है। इसके बाद सारे कॉन्स्पिरेटर वहां से चले जाते हैं। एंटनी मृत सीजर से उसकी मौत का बदला लेने का प्रॉमिस करता है। फनरल के मौके पर ब्रूटस जनता को बताता है कि सीजर कैसे सत्ता के मद में चूर हो रहा था। वो डिक्टेटर बनना चाहता था और सारी जनता उसकी गुलाम बन जाती, उनकी सारी आज़ादी छीन ली जाती। इसीलिए जो भी किया गया है वो जनता और देश के हित में किया गया है। उस समय जनता ब्रूटस की बातों से कन्विंस हो जाती है और मानने लगती है कि हाँ भाई ब्रूटस जो भी कह रहा है वो ठीक है, क्योंकि ब्रूटस तो उनका राजनायक था। इसके बाद एंटनी ने बोलना शुरू किया। वो एक एक करके वह सारी परतें खोलने लगता है। उसने बताया कि यह सीजर ही था जिसने जनता को बार बार दुश्मनों से बचाया था। उसी की वजह से रोम इतना धनवान बना था, उसी की वजह से सारे दुश्मनों पर विजय मिली थी और रोम का इतना नाम हुआ था। अगर सीजर डिक्टेटर बनना चाहता तो उसने 3 बार राजा बनने से मना क्यों किया? वो तो पहली बार में ही राजा का मुकुट पहनकर बैठ जाता। फिर उसने सीजर की लिखी हुई वसीयत पढ़ी, जिसमें लिखा था कि रोम के हर नागरिक को बहुत सारा धन दिया जाएगा और उसके सारे बगीचे जनता को उपहार में दिए जाएंगे। इसके बाद एंटनी ने सीजर की डेड बॉडी से कपड़ा हटाया
और बताया कि सीजर का कितनी बुरी तरह से मर्डर किया गया था। ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता जैसा इन दोस्तों ने अपने दोस्त सीजर के साथ किया। अब जनता को हकीकत पता चल चुकी थी। अपने प्रिय नेता सीजर के चाकुओं से गोदे हुए शरीर को देखकर लोग भड़क उठे। ब्रूटस और कैशियस को गद्दार बोलते हुए जनता ने उन सबको रोम से बाहर खदेड़ दिया। और रोम से बाहर खदेड़ने के बाद ब्रूटस और कैशियस फिलिपी में जाकर डट गए। एंटनी और सीजर का गोद लिया बेटा ऑक्टेवियस कॉन्स्पिरेटर से बदला लेने की तैयारी करने लगता है। कैशियस और ब्रूटस भी अपनी आर्मी के साथ लड़ने की तैयारी करते हैं। इसी बीच ब्रूटस को पता चलता है कि कैशियस ने सीजर को मारने के लिए रिश्वत ली थी, तो दोनों में बहस हो जाती है। ये भी एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और ये मिसकंसेप्शन भी कहीं ना कहीं एंटनी और ऑक्टेवियस जो हैं वो उसके पास पहुंचाते हैं। अब तक ब्रूटस को लगा था कि उसने सीजर को जनता के हित में मारा है, लेकिन अब उसे कैशियस की हकीकत पता चलती है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी पता चलता है कि ब्रूटस की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद ब्रूटस और कैशियस सुलह कर लेते हैं और दोनों लड़ाई की तैयारी करने लगते हैं। जल्दी ही लड़ाई शुरू हो जाती है। कॉन्स्पिरेटर्स हारने लगते हैं। जब कैशियस को पता चलता है कि उसका दोस्त टिटनियस पकड़ा गया है तो वो तलवार से आत्महत्या कर लेता है। बट एक्चुअली टिटनियस पकड़ा नहीं गया था, वो तो मतलब स्वागत में जो एस्कॉर्टिंग जो था ब्रूटस का उसमें शामिल था और जीत कर वापस आ रहे थे, लेकिन वो भी एक मिस न्यूज़ उसको मिलती है। ब्रूटस को भी कैशियस और टिटनियस की मौत का पता चलता है। फिर वो बची कुची सेना के साथ लड़ाई के लिए निकलता है। जब उसकी सेना हार जाती है तो वो भी खुद को तलवार घोंप कर आत्महत्या कर लेता है। अब ब्रूटस को कैशियस और टिटनस की जो मौत का पता चलता है, टिटनस मरा नहीं है लेकिन वो शामिल है उसमें स्वागत में। तो ब्रूटस को भी ये चीज़ नहीं पता, उसको लगता है कि कैशियस भी मारा गया और टिटनस भी मारा गया, और कहता है कि शायद अब सीजर की आत्मा को शांति मिल जाएगी। मतलब वो एक तरह से अपने आप को गिल्ट फील कर रहा है लास्ट मोमेंट तक। तो ये भी एक ट्रेजेडी ही आप मानेंगे, ब्रूटस के साथ भी ट्रेजेडी हुई है। तो यहाँ पर ना दो लोगों के साथ ट्रेजेडी हुई है, एक तो ब्रूटस के साथ और एक सीजर के साथ। और ऑक्टेवियस और एंटनी वहाँ पहुँचते हैं। एंटनी कहता है कि ब्रूटस दिल से अच्छा था, क्योंकि बाकियों ने तो स्वार्थ और ईर्ष्या की वजह से सीजर की जान ली थी, लेकिन ब्रूटस ऐसा नहीं था। और कहता है कि शायद अब सीजर की आत्मा को शांति मिल जाएगी। ऑक्टेवियस और एंटनी वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन ब्रूटस ने सच में जनता के हित को ध्यान में रखकर ऐसा किया था। उसे कॉन्स्पिरेटर्स ने छल करके फंसा लिया था। ऑक्टेवियस कहता है कि ब्रूटस को शाही सम्मान के साथ दफनाया जाएगा। इसके बाद सब लोग विजय का जश्न मनाने चले जाते हैं। अब देखते हैं कि जूलियस सीजर एक ट्रेजेडी कैसे है। Julius Caesar is a tragedy as it tells the story of an honorable hero who makes several critical errors of judgment by misreading people and events, leading to his own death and a bloody civil war that consumes his nation. फिर दूसरा ब्रूटस जो है is by all accounts including those of his enemies is a noble Roman and serves as the primary tragic hero of this play. He is virtuous, scrupled and cares most of all for the welfare of the Roman Republic. In many ways, Brutus is the ultimate patriot. He places his country above all else, even his deep love of Caesar. But in failing to question the motives of others and assuming everyone is as virtuous and selfless as he is, Brutus makes fatal errors. He lets Cassius manipulate him into killing Caesar without determining if Caesar is actually as ambitious as Cassius claims. अब देखो, आप लोगों को लग रहा हो कि मैडम बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल रही है, तो बेटा जितना इंग्लिश में बोलोगे, जितना पढ़ोगे, जितना सुनोगे, उतना बेनिफिट है। समरी आप लोगों को क्विकली बता दिया है, तो थोड़ा सा इंग्लिश में भी सुनना और पढ़ना ज़रूरी है, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। Brutus also fails to recognize Antony's insincerity when Mark Antony claims to support the conspirators. Because of Brutus' errors of judgment, Mark Antony triumphs. है ना, वहाँ पे भी ब्रूटस को लगता है कि नहीं एंटनी मान ही जाएगा, उसको समझ ही गया होगा, है ना। तो वो एंटनी फिर यहाँ पे भी मिसजज करता है, सॉरी ब्रूटस यहाँ पे भी मिसजज करता है एंटनी को, और लास्ट में एंटनी ही फिर जीत जाता है। पेविंग द वे फॉर द वेरी आउटकम ब्रूटस फियर्ड मोस्ट, रोम गवर्नड बाय टायरनी आफ्टर रियलाइजिंग हिज मिस्टेक्स, ब्रूटस कमिट सुसाइड। अब उसने सीजर को क्यों मारने में शामिल हुआ था, क्योंकि उसको लगता था कि रोम के अंदर ना बहुत ज़्यादा
आतंक हो जाएगा और उसकी क्रूएलिटी से लोग बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलता है, जूलियस सीजर के मरने के बाद भी यही होता है, तो वो अपने आप में बड़ा गिल्टी फील कर रहा है इस बात को लेकर। सो इन दिस वे our today's video ends. Thank you and have a good day.